नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा आसानी से नहीं मिलता। पहले तो दिन रात पढ़ाई करो और उसके बाद 12-12, 15-15 घंटे की नौकरी। और जब इतनी मुश्किल से पैसे आते हैं तो हमें ये लगता है कि सोच समझ कर खर्च करें और इन्वेस्ट भी करें। और इसी वक्त आप थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतने ऑप्शन है बाजार में। लेकिन अब आपकी इस उलझन और परेशानी को दूर करने के लिए आपके साथ है योर मनी। कब, कितना और कहाँ निवेश करना है, साथ ही किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, और तो और क्रेडिट कार्ड और लोन को किस तरह से सर्विस करें ताकि सिबिल में आपका रिकॉर्ड ना बिगड़े। इन सारे मसलों पर हम देते हैं जवाब, क्योंकि हमें है आपके पैसों का ख्याल। योर मनी में आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के सीईओ सुमित वैद। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। मुंबई से इंद्रजीत हमारे साथ है। इंद्र, ये पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो सुमित। हेलो। आई एम डॉक्टर इंद्रजीत and my age is 29 years and I am having a daughter 9 months old. Okay. I started investing from December 2009 and my term was for 30 years and I started investing in mutual funds. Okay. Hello. आप बोलिए। The funds selected are the Reliance Growth, 6.5 thousand a month, Reliance Diversified Power Sector 4,000 a month, Okay. HDFC Top 200 Growth Plan 6.5 thousand a month, DSP BlackRock Top 100 Growth 2.5 thousand a month, SBI Magnum Contra 4.5 thousand a month, जी। DSP BlackRock Equity 2,000 per month, Sundaram BNP Paribas Select Mid Cap Fund 2,000 a month, HDFC Tax Saver 1,000 a month, and SBI Magnum Tax Gain 93,000 a month. Okay. So me and my wife both are investing in this fund since December 2009, जी। and we want to know whether the funds actually are selected are fine or whether to switch to other funds, because I logged on to the moneycontrol.com and just I read इंद्रजीत, एक बात बताइए पहले कि आपने ये सारे फंड्स 9 फंड में आप निवेश कर रहे हैं, किसकी सलाह पे किए थे? कहीं से कुछ टिप्स मिला था? किसी एडवाइजर ने सलाह दी थी? हाँ, एक हमारा जो एडवाइजर था उसने बताया था, तो उसने बताया था ये सब। अच्छा, दूसरा सवाल, आप 30 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं। 30 साल क्यों? 30 साल इसलिए बिकॉज ही एडवाइज मी टू, इफ यू गो इन ए लॉन्ग रन यू विल गेट बेनिफिट। ओके। और एक आपका सवाल था कि आपने जो उम्मीद की थी वैसा रिटर्न आपको नहीं दिख रहा है। आपकी उम्मीद क्या थी इंद्रजीत? एटलीस्ट उम्मीद तो एक्चुअली इतना जल्दी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ओनली 1 साल ही हुआ है, सिर्फ 1 ही साल हुआ है। तो एक्चुअली उसमें रिटर्न ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने जब मनी कंट्रोल में मेरा फोलियो में सब फंड्स डाले और उनके रेट डाले, तो उस हिसाब से रिटर्न आपको अच्छा नहीं, आपको आपकी उम्मीद के मुताबिक आपको रिटर्न नहीं दिख रहा है। एक सवाल का जवाब तो खुद ही दे दिया उन्होंने कि 1 साल में रिटर्न देखना, चेक करना और उसको अपनी एक्सपेक्टेशन से मैच करना इज नॉट अ गुड आइडिया। हाँ जी। बाकी जो इनके सवाल है, 9 फंड है, जब ये 55 साल के हो जाएंगे, अभी 29 साल के हैं, तो इनको करीब 20 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। साथ में ये घर भी खरीदना चाहते हैं। उसके लिए कोई टाइम, इंद्रजीत आप हमारे साथ हैं, आप घर कब खरीदने का प्लान कर रहे हैं? 6 months to 1 year। ऑलराइट। ये सारे इनके छोटे मोटे गोल जो हमारे सामने भी दिख रहे हैं, छोटे तो नहीं है, बहुत ही मोटे हैं। तो बताइए ये प्लानिंग कैसी है? सबसे पहले तो एक अच्छी चीज है, इंद्रजीत जी के पास गोल है, एक गोल ओरिएंटेशन है, एक डायरेक्शन है, लॉन्ग टर्म 30 इयर्स जो उन्होंने लिखा है, बहुत ही एक अच्छी चीज लिखी है। बस ये बोलना चाहेंगे कि 30 साल मत बोलिए, लॉन्ग टर्म बोलिए, ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे फंड की तरफ। अगर इनके फंड सिलेक्शन को देखें हम स्वाति, तो इन्होंने ऑलमोस्ट इंडेक्स क्रिएट कर लिया अपने आप में। अच्छा। इतने ज्यादा फंड है, जैसे 9 फंड हैं, और अब अगर आप देखें एवरेज भी लगाएं, एक फंड में अगर 30-40 स्टॉक हैं और टोटल स्टॉक्स हो गए 360, उसमें डुप्लीकेशन उठा के भी देखें तो मिनिमम 200 इंडिविजुअल स्टॉक होंगे इनके। 200 स्टॉक का मतलब है आपने एक इंडेक्स क्रिएट कर लिया है, जो कि आपको अपने आप में
ऑप्टिमल रिटर्न नहीं देगा। ये कहना कि बहुत अच्छा रिटर्न या गलत नहीं है, ऑप्टिमल रिटर्न नहीं देगा। सो पहला तो एडवाइस इंद्रजीत जी के लिए ये है कि नंबर ऑफ फंड्स को कम कीजिए। अच्छा। 3 से 5 फंड एक पर्टिकुलर एसेट क्लास के लिए काफी होते हैं, और एसेट क्लास का मतलब है इक्विटी की बात कर रहे हैं तो 3 से 5 फंड काफी है। बाकी हो फिक्स्ड इनकम या गोल्ड या किसी और तरह के फंड देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ फंड तो इनको पक्का कम करने पड़ेंगे। 9 से 5 पे लेके जाना इनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा। पहला काम। दूसरा था इनका कि रिटर्न तो छोड़ ही दीजिए, जो कॉर्पस है इनका 20 करोड़ का, हाँ जी, ये 55 साल के हो जाएंगे तब, ये इतने निवेश से क्या वो कॉर्पस अचीव कर पाएंगे? कैलकुलेशंस क्या कहते हैं? इस निवेश का टोटल 30,000 के आसपास आता है। और अगर इनका हम कॉर्पस निकालें जो 20 करोड़ का है, 55 साल के लिए जब आप होंगे तब उनको ये पैसा चाहिए। तकरीबन 26 साल है इनके पास। इनको 95,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एवरी मंथ ओके। तो उस 20 करोड़ के गोल को लेने के लिए। और उसमें हमने एक अजम्पशन करी है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, जिसको हम समझाने जाएंगे कि इक्विटी का रिटर्न 14 से 15% का और फिक्स्ड इनकम या डेट का रिटर्न 7% का। अच्छा। और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रजीत जी के लिए समझना, कि जब वो बोल रहे हैं कि उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसे नहीं आए, क्योंकि अगर पिछले 1 साल में फंड देखे हैं तो इतने बुरे फंड नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल रिटर्न नहीं मिले। 14 से 15% इक्विटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देगा, अच्छी तरह से हेल्दी रिटर्न है। फिक्स्ड इनकम 7% के आसपास आपको रिटर्न मिलना चाहिए ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसका अगर हम कॉम्पोजिट पोर्टफोलियो निकालें 80% इक्विटी में, 20% फिक्स्ड इनकम में, उसके अंदर 95,000 रुपीज इनके हर महीने डालने से 26 साल में 20 करोड़ बन सकते हैं। तो डुएबल है, ये एक्शन डुएबल है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा वो डिसिप्लिन रखना। अच्छा। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि वो 20 करोड़ अपने आप में सही फिगर है या वो 5 होनी चाहिए, वो 10 होनी चाहिए, बिकॉज वो अलग से कैलकुलेशन होनी चाहिए। बिकॉज उसमें उनके आई थिंक चिल्ड्रन एजुकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एक जिसकी तरफ हमने इनकी एक बेटी है अभी। बिल्कुल हमने उसकी तरफ अभी उनका बात नहीं किया है, तो उनको उसकी तरफ भी देखना पड़ेगा। साथ ही ये अगले 6 महीने या 1 साल में घर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसे क्या इस फंड से कुछ विड्रॉ करे? क्या सलाह देंगे? उस फंड में कंटिन्यूटी ब्रेक करना, किसी को एकदम से बंद करके पैसे निकालना सही रहेगा? हम एक तरफ 30 साल की बात कर रहे हैं और 20 करोड़ के कॉर्पस की बात कर रहे हैं, और हम 1 साल या 2 साल के बाद ही फंड से पैसे भी विड्रॉ कर रहे हैं। वो काफी हद तक पॉसिबल नहीं होगा स्वाति इस केस में, बिकॉज 1 साल से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अगर आप उनका कॉर्पस भी देखें तो तकरीबन 4 लाख के आसपास होगा। और उन्होंने कुछ हमें बताया नहीं है कि उनके पास पहले एग्जिस्टिंग कोई कॉर्पस है या नहीं है, इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितनी है, सेविंग्स कितनी पोटेंशियल है। सो काफी मुश्किल है इस क्वेश्चन को आंसर करना। बट तब भी एक थंब रूल की प्रैक्टिस है कि जब भी वो घर लेने जाएंगे, हमारा मानना ये है कि कुछ एक पोर्शन उनको लोन अमाउंट से लेना पड़ेगा। हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन के अंदर जब भी आप ईएमआई देते हैं वो एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है। हर महीने अगर आप मान लीजिए 50,000 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से 25,000 की आपकी ईएमआई जा रही है, उसके बाद घर का खर्चा है आपका, उसके बाद जो आपको बचेगा उसको आप सेविंग के लिए लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए लगाएंगे, जो कि रिटायरमेंट और आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए होगा। सो ये जो पूरी इक्वेशन है ये काफी हद तक डिपेंड करती है आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है और एग्जिस्टिंग सेविंग्स क्या है, और आपकी जो गोल्स हैं उस पर आप कितने फ्लेक्सिबल हैं। क्योंकि इनकी इनकम हमें नहीं पता और एक्सपेंसेस भी नहीं पता। उन्होंने इंश्योरेंस के बारे में भी सवाल किया था। हाँ जी। इनका तो कवर है 50 लाख का, लेकिन इनकी वाइफ भी डॉक्टर है, वो भी अर्निंग मेंबर है, उनका इंश्योरेंस नहीं है। आपको लगता है जरूरी है उनके लिए भी एक टर्म पॉलिसी लेना? हाँ बिल्कुल जरूरी है उनके लिए। अर्निंग मेंबर है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, फैमिली की इनकम की तरफ उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। बेस्ड ऑन दैट इनकम लेवल जो उनकी एडिक्वेट इंश्योरेंस है उनको लेनी चाहिए, और टर्म कवर ही लेना चाहिए। एक बड़ी सी चीज करी है उन्होंने, टर्म कवर लिया है अपनी धर्मपत्नी के लिए भी टर्म कवर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक आखिरी सवाल इनका, जो 9 में से आपने कहा उसको कम करके 5 कर दीजिए, तो आपकी राय क्या रहेगी? 9 में से किन 4 को हटाया जाए? ओके, मैं बताता हूँ। रिलायंस ग्रोथ के साथ कंटिन्यू रखिए। रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर ग्रोथ फंड, ये अपने आप में एक अच्छा फंड है, बट थीमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड है। एक आम निवेशक को इससे ज्यादा इसमें एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, तो इसमें से निकल सकते हैं। HDFC टॉप 200 ग्रोथ फंड काफी अच्छा फंड है, उसको कंटिन्यू रखिए। DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 ग्रोथ फंड है, उसको कंटिन्यू रखिए। और उसके बाद आप सुंदरम BNP पारिबा सिलेक्ट मिड कैप को कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी सब जो उनके फंड हैं उनको वो फिलहाल निकाल के इस 5 की तरफ एक्सपोज कर सकते हैं। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, उसके जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं सुमित वैद। लेते हैं अगला सवाल। मुंबई से समर गदम हमारे साथ हैं। समर जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो मैडम, समर गदम बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। एक्चुअली मेरा मंथली इनकम है, नेट सैलरी अराउंड 30,000। उसमें से अराउंड 12,000 जाता है होम लोन का EMI। अच्छा। और पर एनम मैं 12,000 LIC के पॉलिसी में प्रीमियम भरता हूँ, LIC का पॉलिसी का। अच्छा। और दूसरा मैंने एक्चुअली अराउंड 37 मंथ के लिए प्रूडेंशियल ICICI लाइफ टाइम सुपर पॉलिसी में इन्वेस्ट किया था। अच्छा। जो कि मेरा इन्वेस्टेड है। तो अराउंड मैंने 74,000 पॉलिसी में भरा है। आज का उसका करंट वैल्यू है नियर अबाउट 1 लाख रुपीज। अच्छा। ओके। और बीच में जब सेंसेक्स 21,000 के पास गया था तो वो टाइम पे उसका वैल्यू था अराउंड 1,05,000 रुपीज। अगर मेरा क्वेश्चन था कि मैं पैसे निकाल लूं या इन्वेस्ट करके रखूं, क्योंकि मुझे अभी पैसे की जरूरत नहीं, मैं इन्वेस्ट करके रख सकता हूँ। अच्छा। और उसका टर्म है 10 साल का। सो 2016 में मुझे उसको निकालना पड़ेगा वो पैसा। इसके अलावा आप कुछ म्यूचुअल फंड में भी निवेश करना चाहते हैं? और मेरा ऐसा था कि फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट अराउंड 2,000 to 4,000 इन अ न्यू म्यूचुअल फंड पॉलिसी, जो कि मुझे इनकम टैक्स भी सेव कर सके और रिटर्न भी अच्छा दिला दे। समर, आप जो ये पूरे पैसे निवेश कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मतलब आपके घर में और कौन कौन है कि मतलब कोई छोटा बच्चा है जिसकी पढ़ाई, शादी या कोई घर खरीदना है, कोई गोल है आपके सामने? शादी हुआ है, 1 साल की बच्ची है। तो एक्चुअली अभी तो बच्ची के लिए कुछ सोचा नहीं है, लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने का है, अराउंड 15 to 20 ईयर्स। ओके। जो कि मैं अपनी बच्ची के लिए यूज करेगा पैसा। ठीक है। यहाँ पर भी एक जो हम नॉर्मल एक चीज देखते हैं कि हम बस सेव कर रहे हैं, कोई गोल लेके नहीं चल रहे हैं। यही केस है समर के साथ भी। इनकी डिटेल्स उन्होंने बताई। आपको क्या लगता है? एक तो पहला सवाल था इनका कि जो पॉलिसी इनके पास है उसे बंद करके पैसे निकाल ले और उसको कहीं और निवेश करना चाहिए। सबसे पहला तो हम हर प्रोग्राम में बोलते हैं और हमें इस बार भी बोलना चाहिए कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं, सबसे पहले इंश्योरेंस के अंदर जब भी आप करें उसमें इन्वेस्टमेंट का नजरिया नहीं रखें। सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस करें, एडिक्वेट इंश्योरेंस करें, जिससे कि कभी कोई अनटूवर्ड इंस्टेंस हो तो उस टाइम आपकी फैमिली के पास एक एडिक्वेट लमसम होना चाहिए उनको किसी भी अनहोनी के टाइम पे ध्यान रखने के लिए। इन्वेस्टिंग इन इंश्योरेंस इज ओके, गुड, बट मोर इम्पोर्टेंट इज बाइंग इंश्योरेंस। इस केस में भी यही लगता है। गदम साहब के साथ ICICI प्रूडेंशियल की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि अपने आप में यूलिप है। पोस्ट न्यू रेगुलेशन स्वाति, जब ये IRDA की नई रेगुलेशन आई यूलिप में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठने लग गया है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज चल रही हैं उसको क्या करें, बिकॉज वो बड़े हाई एक्सपेंस एनवायरनमेंट में आई थी जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई था। अब एक नया जिसके अंदर एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो गया है आ गया। तो हमारा एक बड़ा सजेशन रहेगा गदम साहब को कि अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ या फाइनेंशियल प्लानर अगर कोई है उनके साथ बैठ के इसका पूरा एनालिसिस करें कि आज के टाइम पे अगर वो ICICI प्रू की पॉलिसी को रोकते हैं तो क्या उनको कितना एक्सपेंसेस का चोट लगेगी, कितना पैसा है जो उनकी जेब से इंश्योरेंस के में जाएगा और उनको मिलेगा नहीं। वो एक एनालिसिस करने के बाद वो इस बात को निकालें कि ये पैसा अगर वो नए किसी एक पॉलिसी में डालें, टर्म प्लान में डालें या किसी अच्छे यूलिप में जिसका चार्जेस कम है, उससे उनको फायदा है नहीं है। बड़ा मुश्किल है हमें इस डिटेल से उनको टेलीविजन पे बताना कि उनके लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा, बट उनको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। मेरा अपना हंच है कि ये ज्यादा चार्जेस दे रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसीज में। और अगर इन्वेस्टमेंट का नजरिया एकदम क्लियर है सुमित, अगर चाहते हैं कि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे डाल रहे थे, हाँ जी, तो इनफैक्ट अब 3 साल हो चुके हैं, उन्होंने चार्जेस ऑलरेडी दे दिए, फंड वैल्यू ठीक ठाक दिख रही है। हाँ जी, 74,000 दिया और अभी करीब 1 लाख के आसपास फंड वैल्यू दिख रही है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो सीधे म्यूचुअल फंड की तरफ अब निकल लें और टर्म पॉलिसी ले लें अपने इंश्योरेंस नीड को कैटर करने के लिए। एनालाइज करने के बाद ये डिसीजन लें, बिकॉज कहीं कुछ एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऐसे आए थे जिसमें चार्जेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिडक्ट होते थे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो एक टाइम तो आपके डिडक्ट हो गए हैं। हमें ये देखना है कि अगर वो इस टाइम पे जाके अपना पॉलिसी को रिटर्न करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से तो कितना कुछ चार्जेस लगेगा। अगर चार्जेस नहीं है तो ये एडवाइजेबल है, जिस तरह से आपने सजेस्ट किया था। अगर चार्जेस हैं तो उनको कितने टाइम तक रहना चाहिए रिटर्न लेने के लिए। पॉलिसी पे रिटर्न है, अच्छा है, मार्केट ऊपर गई है, उनको उसका फायदा है, बट अननेसेसरी चार्जेस लेना उनके हक में नहीं होगा। तो इसलिए ये एडवाइस रहेगा उनके लिए हमारा। ओके। और इन्होंने अब जो इनको आगे निवेश करना है, बोल रहे हैं 2,000 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड में चाहते हैं निवेश करना।
इन्होंने बहुत सुना है HDFC टॉप 200 के बारे में, जानना चाहते हैं क्या इसमें निवेश कर सकते हैं और रिटर्न कैसा रहा है इसका बेसिक? HDFC म्यूचुअल फंड और HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जितने भी इक्विटी फंड या फिक्स्ड इनकम फंड है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और खासकर HDFC टॉप 200 अपने आप में एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मर है। कंसिस्टेंसी किसी भी म्यूचुअल फंड की रिटर्न के लिए बहुत अच्छा है और उस तरह से HDFC टॉप 200 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मगर अगर मेरे को ठीक से याद आए तो गौतम साहब बोल रहे थे कि म्यूचुअल फंड में वो कुछ एक टैक्स सेविंग भी करना चाहते हैं। तो टैक्स सेविंग के पॉइंट से HDFC टॉप 200 उनको वो सहूलियत नहीं देगा, बिकॉज एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होनी चाहिए। तो हमारा उनको नजरिया रहेगा कि HDFC का ही एक टैक्स सेविंग फंड है, उसके अंदर निवेश कीजिए, टैक्स सेविंग का भी फायदा मिलेगा, लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट का भी। चलिए वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ।